हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर वेरी मच कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज। आप सबको पता है जैसे 26 अप्रैल आने ही वाला है, कुछ महीनों बाद आपका एग्जाम है, राइट। अगर अप्रोक्सीमेटली देखें तो कुछ 105 के आसपास के दिन रह गए हैं आपके एग्जाम में, राइट। तो जो रिवीजन सीरीज हम चला रहे थे उसमें अधिकतर हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ते हुए उसके आसपास के टॉपिक से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो प्रीवियसली और दूसरे दूसरे एग्जाम्स में एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है। जैसे एमपीपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स और कराती है, सर्जन का कराया था, मेडिकल का, एमबीबीएस का, डेंटल सर्जन का कराया था, राइट। और बहुत से एग्जाम्स में जहां भी उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे उनके आसपास उन क्वेश्चन से क्या रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब हम यहाँ डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपके सामने मैंने 9 प्रश्न रखे हुए हैं, 9 क्वेश्चंस आर देयर। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं पहले भी। एक बार इन क्वेश्चंस को देखिए और कोशिश करिए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप देखिए, अगर आपके इफ यू आर गेटिंग 6 आउट ऑफ 9, तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल ठीक है। इससे नीचे कुछ भी आप कर रहे हैं तो यू आर अंडर प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट अलॉट, राइट। ये 6 भी मैं बहुत वो बोल रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग के बाद, राइट। अदरवाइज आपका स्कोर तो 8 या 8 के आसपास होना ही चाहिए। 80% स्कोर क्योंकि कट ऑफ जाता था, राइट। तो इफ यू आर गेटिंग 6 to 7 क्वेश्चंस करेक्ट, दैट यू आर इन अ राइट डायरेक्शन और पाथ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इनसे रिलेटेड और भी हम टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं। गांधी जी एंड जिन्ना डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से क्वेश्चन आया था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वॉज जवाहरलाल नेहरू वॉज इन्वाइटेड और नॉट, राइट। ट्रू और फॉल्स पूछा गया था उसमें। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गांधी जी एंड जिन्ना डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, हम आगे पढ़ेंगे भी। एंड हाउ मेनी वीमेन अटेंडेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थी उसमें कितनी वीमेन थी, राइट। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी मेंबर वर प्रेजेंट देयर, राइट। फर्स्ट मीटिंग में कितने टोटल मेंबर थे, ये भी पूछा जा सकता है। बट यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कितनी विमेन वहां पे प्रेजेंट थी, राइट। तो हाउ मेनी विमेन्स वर देयर, टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स कितने थे, राइट। ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, राइट। रिटर्निंग ऑफिसर कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उसके सेक्रेटरी कौन थे, उसके चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर मतलब लीगल एडवाइजर कौन थे, ये सबको पता है। दिस इज द इजीएस्ट वन, राइट। बट आप बाकी के आंसर करने की कोशिश करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और था कि जो ओरिजिनल प्रियम्बल था उसको जो ब्यूटिफाई किया था या ऑर्नामेंट किया था, किसने किया था? वो कोई एक आर्टिस्ट थे हमारे मध्य प्रदेश के। तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के कौन से आर्टिस्ट थे जिन्होंने ओरिजिनल प्रियम्बल को ब्यूटिफाई किया था, राइट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय डैश इन इंग्लिश। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ओरिजिनली किसने लिखा था, ये पूछा गया है। देन हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय होम, हिंदी वर्जन किसने लिखा था। एंड हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 9 दिसंबर, राइट। पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने बोला था, राइट। ये इसका आंसर बहुत सी जगह गलत दिखता है, देखने को मिलेगा आपको। सच्चिदानंद सिन्हा आंसर लगा देते हैं लोग ये सोच के कि ये पहले चेयरपर्सन थे, पहले प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो उन्होंने पहले बोला होगा। अरे भाई, इनको स्टेज में बुलाने के लिए पहले तो किसी ने इनवाइट किया होगा। प्लीज, वी ऑल वेलकम एक्स वाई जेड और वी वेलकम सच्चिदानंद सिन्हा जी, राइट। तो पहला पर्सन तो फिर कोई दूसरा होगा, ये भी हम देखेंगे, राइट। तो इनके अगर आप पहले एक बार कोशिश करिए वीडियो पॉज करके, इसमें से क्या आंसर आपके आ रहे हैं वो आंसर लिख लीजिए और उसके बाद आगे का वीडियो आप देखिएगा, राइट। सो लेट्स सी कि और क्या क्या हम कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है मगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ के समझ में आती है चीजें, तो यू कैन गो फॉर अवर मेंटरशिप बैच, जिसमें कि हम आपको टॉपिक देंगे डेली और उसके नोट्स भी देंगे। तो आपको डेली के टारगेट्स मिल रहे हैं, उससे रिलेटेड नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे और फिर आपके टेस्ट होंगे, राइट। और क्वेश्चंस का लेवल इसी टाइप का होगा जो मैंने आपसे पूछा है ऊपर। अगर आपको ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ है आपने, राइट, आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा स्क्रैच से थोड़ा जल्दी हो जाए, देन यू कैन गो फॉर अवर प्रीलिम्स क्लासेस विच आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10th of January, राइट। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, अच्छा ये भी आपको मैं बता दूं, ये जो आप नोट्स देख रहे हैं सारे, ये मेंटरशिप बैच में मैंने आपको जो टारगेट और नोट्स बताएं, दीज आर दी नोट्स। ये देख सकते हैं आप, ये है नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और फिर इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनते होंगे पॉसिबली वो हम आपसे शेयर करेंगे और आप उसको सॉल्व करेंगे। ये जो मेंटरशिप बैच है इट इज बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, राइट। ऑफलाइन सेंटर हमारा जो भंवरकुआं में है वहां पे भी आप बात कर सकते हैं, या तो जो हमारा नंबर दिया हुआ है नीचे इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग आने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज नॉट दैट इजी।
एक तो अपने आप में थोड़ा सा एमपीपीएससी के लेवल के हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, राइट, क्योंकि एमपीपीएससी सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा करती थी पहले, अब इस टाइप से क्वेश्चन आने लग गए हैं स्टेटमेंट वाले। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 सेज दैट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9th ऑफ दिसंबर। तो आपको डेट तो पता होना चाहिए भाई कब है, 9th ऑफ दिसंबर आपको याद होना चाहिए 1946, ये पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट इनवाइटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जवाहरलाल नेहरू को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनवाइट नहीं किया गया था, राइट। अब ये है डिफिकल्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब दो चीज हो सकती है भाई, जो वॉल्यूम्स दिए हुए हैं किसके, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जितनी भी डिबेट्स हैं उसको 12 वॉल्यूम में कंपाइल करके गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, कितने में, 12, ठीक है, 12 वॉल्यूम्स है। अब इस वॉल्यूम्स में से ही क्वेश्चंस वो बना बना के पूछते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल के लिए देता हूँ, जो फर्स्ट वॉल्यूम का एक पेज है उसमें देखिए ये है फर्स्ट वॉल्यूम का पेज। अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पूछ लेता है, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, उसको हम सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे काम की चीज क्या लिखी देखिए, यहाँ पे बताया सिटिंग अरेंजमेंट फ्रंट रो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सारी वॉल्यूम्स को जाके पढ़ें और वहां से क्वेश्चंस निकालें, वो काम हमारा है। एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए प्रीवियसली किस टाइप के क्वेश्चंस आए गए हैं, पूछे गए हैं, वो हम अपनी जिम्मेदारी में आपको बता सकते हैं कि भाई हाँ ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में क्या छोड़ना है इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्या पढ़ना है। कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, आप सोचेंगे कि मैं सारी चीजें समेट लूं, तो नहीं समेट पाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे दिख लिखा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। उसके बाद और देखिए एक और चीज, अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, 207 रिप्रेजेंटेटिव्स, कितने, 207 रिप्रेजेंटेटिव वर प्रेजेंट इंक्लूडिंग 9 विमेन, ठीक है, इसमें कितनी थी, इसमें 9 विमेन थी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एमपीपीएससी के एग्जाम में कि हाउ मेनी विमेन वर प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। तो आंसर अलग हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर इफ आई आस्क हाउ मेनी विमेन्स वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, उसमें कितनी विमेन उस टाइम प्रेजेंट थी। टोटल 207 लोग प्रेजेंट थे, उसमें से विमेन केवल 9 थी। ऐसे तो 299 मेंबर्स थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। उसमें से प्रेजेंट कितने थे पहली मीटिंग में, 207, उसमें भी 9 विमेन थी। बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस को हमको पढ़ना है और छोड़ना है, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब एक और था कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक। अब यहाँ पढ़िए आप ध्यान से, इनॉग्रल सेशन कब शुरू हुआ, 11 AM, ठीक है, 11 AM 9 दिसंबर 1946 विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ सचिदानंद सिन्हा द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द असेंबली। तो यहाँ पे ये आ गया फैक्ट, हु वाज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट वाज डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। सो 11 बजे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द असेंबली बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था, आचार्य कृपलानी। अब आप मुझे बता दो, अगर क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आंसर क्या होगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा होगा या डॉक्टर कृपलानी, आचार्य कृपलानी होगा। आंसर विल बी आचार्य कृपलानी, बिकॉज यहाँ क्या लिखा है कि द इनॉग्रल सेशन स्टार्टेड एट 11 AM with the introduction of Sachidanand Sinha, the temporary chairman, बाय आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी ने उनको इंट्रोड्यूस कराया था। और यहाँ लिखा ना, वाई वेलकमिंग डॉक्टर सिन्हा एंड अदर्स, आचार्य सेड, तो लिख लिया यहाँ पे, बता दिया आचार्य जी ने बोला था, एज वी बिगिन एवरी वर्क विद डिवाइन ब्लेसिंग्स वी रिक्वेस्ट डॉक्टर सिन्हा टू इनवोक दीज ब्लेसिंग्स, राइट। तो आंसर विल बी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो हमारे पहले टेम्पररी चेयरमैन थे, वो ना होकर आंसर होगा, पहले बोलने वाले पर्सन थे आचार्य कृपलानी। ये भी पूछा गया है एग्जाम में, और मैक्सिमम बुक्स में आप पीवाईक्यू में कहीं आंसर इसके देखेंगे तो गलत दिया हुआ है, सचिदानंद सिन्हा लिखा हुआ उसमें, दैट इज अ रॉन्ग आंसर, राइट। क्लियर है यहाँ तक। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस और भी पूछे गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट से, राइट। आप नेट पे भी सर्च करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट, आपको मिल जाएगी। बट आई वोंट रिकमेंड यू टू रीड 12 वॉल्यूम्स जस्ट फॉर सम 2 to 3 क्वेश्चंस। आपको करने की जरूरत नहीं है, वो काम हम जितने भी और भी कोचिंग इंडस्ट्री के जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, बहुत से लोग हैं, वो भी करते हैं। आप वो देख लीजिए, नहीं तो आपको मेरे वीडियोस में अधिकतर क्वेश्चंस आपके जो हैं वो बन जाएंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं
मतलब एग्जाम में अगर आते हैं कोई क्वेश्चंस मेरे टॉपिक से, जैसे पॉलिटी वगैरह के, एमपी पॉलिटी के, तो वो 95% बच्चों को नहीं बनता होगा, राइट। हम बहुत देखने के बाद, ये सब ढूंढने के बाद, पढ़ने के बाद लेके आते हैं, ये आपके सामने प्रूफ भी है, राइट। चलिए अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, मैं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी एक बार उनको रिवाइज करिए। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो इसको पॉज करके धीरे धीरे सुन के याद करिएगा, बार बार सुन के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम कब, अभी पढ़ा था, 11 AM 9 दिसंबर 1946। चेयरपर्सन कौन थे, तो फर्स्ट टेम्पररी चेयरपर्सन अभी हमने पढ़ा था, सचिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट टेम्पररी चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये एक ट्रेडिशन हम फॉलो कर रहे थे फ्रांस का, फ्रांस में यही होता है, ठीक है, कि जो भी सबसे सीनियर मोस्ट है उसको बना दो, वो ट्रेडिशन हम फॉलो कर रहे थे। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आ चुका है 2023-24 में, फ्रैंक एंथोनी का नाम आया था। क्या पूछा गया था वहां पे कि हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरपर्सन, और हु वाज द फर्स्ट टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो आंसर इज फ्रैंक एंथोनी। अब ये क्यों पूछा गया है, क्योंकि फ्रैंक एंथोनी कहां से रिलेट करते थे, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर के एंग्लो इंडियन थे ये, राइट। सो ये इसका आंसर था। उस दिन एग्जाम में पूछा भी था, उस टाइम लोगों को नहीं पता था जनरली, राइट। देखिए क्या हुआ, ये था कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वाज द सीनियर मोस्ट, ये तो हमने पढ़ ही लिया। फ्रेंच ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए हमने उन्हें चेयरपर्सन बनाया था टेम्पररी, बट इनकी एज इतनी ज्यादा थी कि ही रिक्वेस्टेड कि, ये सब उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट में, दैट डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा रिक्वेस्टेड दैट आई विल नॉट बी able to attend the meetings for such a longer period of time, so I need someone to help me. So Sachidanand Sinha asked for assistance from a vice president, as he was not able to attend meetings and sessions due to bad health और old age condition होने के कारण और bad health होने के कारण he was not able to attend longer hours of the meetings. So उन्होंने बोला था कि मुझे एक पर्सन चाहिए जो वाइस प्रेसिडेंट की तरह, वाइस चेयरपर्सन की तरह हेल्प करे। तो उस टाइम नॉमिनेट किया गया था फ्रैंक एंथोनी जी को, और वो एग्जाम में इसलिए आया था क्योंकि फ्रैंक एंथोनी रिलेट फ्रॉम द सिटी ऑफ कल्चर, दैट इज जबलपुर। देन ये लिखा है क्लियरली, गांधी जी एंड जिन्ना वर नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो जो स्टेटमेंट मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर है ट्रू, इट इज ट्रू दैट गांधी जी एंड जिन्ना वर नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग हेल्ड ऑन 9th of December 1946। अब जो और क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, रिटर्निंग ऑफिसर या फिर सेक्रेटरी कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, HVR अयंगर। चीफ ड्राफ्टमैन कौन था, SN मुखर्जी जी। कांस्टेंट एडवाइजर या लीगल एडवाइजर कौन थे, सर BN राव। ये भी सबको पता है, ठीक है। बट ये बताइए, द ओरिजिनल प्रियम्बल इज इल्यूमिनेटेड और ब्यूटिफाइड और ऑर्नामेंटेड बाय हुम, बाय बेओहर राम मनोहर सिन्हा जी। तो ये राम मनोहर सिन्हा जी का नाम याद रखना है आपको, राम मनोहर सिन्हा जी, ठीक है, राम मनोहर सिन्हा जी का नाम याद रखना, ये क्योंकि जबलपुर के थे। MPPSC का एग्जाम आप देने जा रहे हो, ये नहीं कि लक्ष्मीकांत उठा के वहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ लिया तो सोचे हो गया। लक्ष्मीकांत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेशनल पॉलिटी या इंडियन पॉलिटी के हिसाब से दिया गया है, बट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं डीपली मध्य प्रदेश से रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स होंगी उन पे आते हैं क्वेश्चंस, राइट। अब ये भी क्वेश्चन, मैं कुछ और फैक्ट्स आपको भी बताऊंगा, पहले आगे का देख लीजिए थोड़ा सा और, राइट। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन बाय, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था हाथ से, बिहारी नारायण रायजादा जी ने, ठीक है। वो भी इंग्लिश में लिखा था क्योंकि हिंदी का वर्जन वसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखा था। तो ये भी याद रखना है आपको, वसंत कृष्ण वैद्य जी ने हिंदी वर्जन लिखा था। और आचार्य कृपलानी जी was the first person to speak in the Constituent Assembly on 9th of December 1946, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, उनको अब एक बार आप मिला लीजिए कि आपके कितने सही हैं इसमें से, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया था। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। ये सारे फैक्ट्स मैं आपको अभी बता चुका हूँ, राइट। सिर्फ 2 से 3 स्लाइड में ये सारे फैक्ट्स आपके आ गए हैं, इनको मेमोराइज कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर सकता हूँ, बट आगे आने वाले वीडियो में हम करेंगे, जैसे कि सेठ गोविंद दास जी, ठीक है, ये क्या थे, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ठीक है, और ये जबलपुर के थे, ठीक है। बाद में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, कहां से, फ्रॉम जबलपुर, राइट, जबलपुर के थे, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं ये 1947 से बहुत लंबे समय तक, 1974 तक, राइट। और इन ये देखना मैं क्या बता रहा हूं आपको, ही वांटेड दैट दी
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन या ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन इन हिंदी, दैट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन टू बी रिटन इन हिंदी। क्या वो डिमांड किया था इन्होंने कि हिंदी में लिखो भाई पहले, राइट। तो ये इनके बारे में फैक्ट याद रखना। इनके बारे में और भी बहुत फेमस फैक्ट है, आप बुक्स में पढ़ते होंगे, जनरली दिया हुआ है, आप मुझे बताइए जिनको भी पता होगा, ठीक है। क्लियर है। तो इस टाइप से और बहुत सारी चीजें हैं, आपको याद होना चाहिए कि कितने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स थे जो कि मध्य प्रदेश से थे, उन सबके नाम याद रहना चाहिए आपको, राइट। जैसे रविशंकर शुक्ला जी हो गया, हरि सिंह गौर जी हो गए, ठीक है, कुसुमकांत जैन जी हो गए, सेठ गोविंद दास हो गए, ठाकुर लाल सिंह सिंसिनवार हो गए, राइट। तो ये जो ठाकुर लाल सिंह सिंसिनवार थे, इन्होंने तो पहला ऑर्फनेज खोला था भोपाल में, इसलिए भी फेमस है ये। फिर मंडलोई जी हो गए, भगवंत राव मंडलोई जी, इनके बारे में आप पढ़ोगे भी कि फर्स्ट एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, राइट। ठीक है, तो ये सब आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे। और एक कलेक्टर थे नरसिंहपुर के जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, क्या नाम था उनका? हरि विष्णु कामत जी, ये याद रखना। ही वॉज कलेक्टर ऑफ नरसिंहपुर, ठीक है, नरसिंहपुर। ये क्लास नहीं है इसलिए मैं बहुत जल्दी चल के आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन टाइप का है ये कलेक्टर थे नरसिंहपुर के। एंड ही मेट होम, ये भी याद रखना, ही मेट सुभाष चंद्र बोस जी एट त्रिपुरी सेशन, ठीक है। त्रिपुरी सेशन कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, राइट, ठीक है। फ्रैंक एंथोनी वॉज ऑल्सो, अभी इनके बारे में हमने पढ़ा था पहले, ये क्या थे, ये नॉमिनेटेड वाइस चेयरपर्सन थे फ्रैंक एंथोनी। इनका क्या हुआ था, ये भी कहाँ के रहने वाले थे, जबलपुर। ही वॉज बॉर्न इन जबलपुर, जबलपुर की पैदाइश है इनकी, राइट, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको याद रहना चाहिए। अगर जो रीवा वाले बच्चे देख रहे हो तो आपको दो नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए रीवा से अगर रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो। कौन थे रीवा से, बताइए? अवधेश प्रताप सिंह जी, ठीक है, अवधेश प्रताप सिंह जी, ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। कहां से थे ये रिप्रेजेंट करते थे किसको, रीवा को, ठीक है। और पंडित शंभुनाथ शुक्ला जी भी थे, ठीक है। शंभुनाथ शुक्ला जी, क्या नाम बताया मैंने, शंभुनाथ, देखिए सब चीजें इंटर रिलेटेड है। शंभुनाथ शुक्ला, ठीक है, इन्होंने भी रीवा को रिप्रेजेंट किया था। किसको रिप्रेजेंटेड, रीवा। अब शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी कहां पे है, बट ये जो नाम की यूनिवर्सिटी है ना, इट इज इन शहडोल, शहडोल में है ये यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सारी चीजें याद करनी है एक एक, तब जाके आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें और हैं, बहुत सारे लोग थे। किसी दिन फ्री मतलब टाइम रहा आप लोगों के पास तो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो डली हुई है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, एक वीडियो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर्स फ्रॉम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, राइट, ठीक है। तो ये इट वाज ऑल अबाउट जो भी हमने नौ टॉपिक्स, 9 क्वेश्चंस देखे थे वो है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, दैट वाज रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए क्वेश्चन वाज वेरी इजी, हर किसी को बनता है, बट इसमें जो और भी आपको केसेस दिखेंगे वो बार बार पूछे गए हैं। देखिए ध्यान से, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और भी कोई केस है जहां पे बोला गया है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बता रहा है आपको कि पहली बार कहां बोला गया था, राइट। तो फर्स्ट टाइम कहां बोला गया था सबको पता है, बच्चों को, बच्चे को पता है, केशव नंदा भारती केस, ठीक है। बट अब ये केस की डेट आप मुझे बताओ, कब हुआ था केशव नंदा भारती केस, कमेंट में मुझे डेट बताएं और ईयर भी बताएं। डेट अलॉन्ग विद ईयर, ईयर तो सबको याद रहता है, डेट भी बताएं। अब इसके अलावा जो आपको केस दिख रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो शंकरी प्रसाद जी, चाहे वो चंपाकरम दोराई केस हो, चाहे गोलकनाथ केस हो, ये तीनों इंपॉर्टेंट केस हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ये इन केसेस को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन केसेस में हुआ क्या क्या था और क्वेश्चंस किस टाइप के बेटा इसमें आते हैं, वो आपको जरूरी है याद करना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कब का केस है, ये भी पूछता है एग्जाम में। क्या क्या याद करना है आपको, ईयर याद करना है, ठीक है। और जो उसका मेन उन्होंने आउटपुट दिया था या जो भी उसमें बताया गया है, किसको अपहेल्ड किया गया, किस चीज को, वो आपको याद करना है।
तो ईयर याद करते चलिए, शंकरी प्रसाद 1951. दिस केस अपहेल्ड द अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368. Under Article 368 of the Constitution, Parliament can amend the Constitution, has the power to amend the Constitution, right? Sorry. So, शंकरी प्रसाद केस में ये बोला गया कि भाई अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, मतलब फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। ये बोला गया था शंकरी प्रसाद केस में कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। अब इसका ठीक एक उल्टा केस है, अभी मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको। एक वो था गोलकनाथ केस ऑफ 1967. सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट इवन फॉर इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी। किसी भी कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, तो आंसर विल बी गोलकनाथ केस, राइट। अगर ये पूछा जाता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन या अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, तो किसमें कहा गया था? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। फिर एक और केस आया था बहुत फेमस, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का केस है ये। इसमें क्या हुआ था, फिर रीअफर्म कर दिया था शंकर प्रसाद जी की, शंकर प्रसाद केस में जो रूलिंग आई थी उसी को रीअफर्म करते हुए कहा गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। अब ध्यान से सुनना आप मेरी बात, एग्जाम में अधिकतर बच्चों को सिर्फ यही याद रहता है कि शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। वो सेम चीज रीअफर्म की गई है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी। अगर कल को मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि जैसे यहाँ पे लिखा ना द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और ऑप्शन में आपको शंकरी प्रसाद ना दूं, ठीक है, और ऑप्शन में क्या क्या दे दूं आपको? गोलकनाथ केस, सज्जन सिंह केस, केशवनंदा भारती केस एंड नन ऑफ द अबव। मैक्सिमम बच्चा नन ऑफ द अबव आंसर लगा के आ जाएगा, बिकॉज उनको ये नहीं पता है कि सज्जन सिंह केस में भी यही बात कही गई है। तो यही चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आने के बाद आपको यहाँ बहुत कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। और जब भी हम बात करते हैं कि डिटेल स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि हॉरिजॉन्टल बढ़ा लिया आपने कि सब चीज को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। डिटेल स्टडी होती है इन डेप्थ। ये एक टॉपिक लिया है आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसके सारी चीजें पता करो, ठीक है। केसेस के बारे में पढ़ रहे हो तो सारे केसेस के बारे में थोड़ा डीप में पता चलो। ये नहीं कि बस केस का नाम भर पता है और उसका ईयर पता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, फिर से ध्यान से सुनिए, पेन पेपर है तो उसको लिखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और ऑप्शन में शंकरी प्रसाद दिया ही नहीं है आपको, सज्जन सिंह दिया है, ठीक है, गोलकनाथ केस दिया है, केशवानंदा भारती केस दिया, और डी ऑप्शन लिखा नन ऑफ द अबव। तो आंसर सज्जन सिंह होगा। मैक्सिमम लोग लगा के आएंगे नन ऑफ द अबव, राइट। प्रीलिम्स में जो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं वही अंदर बाहर करते हैं बच्चों को मेरिट लिस्ट से, राइट। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज चंपकम दोराईराजन केस। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, जब भी कोई कंफ्लिक्ट होगा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में, फॉर्मर वुड बी प्रिवेल। किसको प्रिवेल कराया जाएगा? फंडामेंटल राइट को। तो ये याद रखना है, चंपकम दोराईराजन केस में फंडामेंटल राइट को प्रिवेल किया जाएगा। और सेम यही चीज देखिए बाद में क्या बोले गया, इसी से रिलेटेड है। केरला एजुकेशन बिल आया था 57 में, ठीक है, 6 साल बाद केरला एजुकेशन बिल आया, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात कही गई। एग्जाम में ये भी पूछा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वाज प्रोपाउंडेड इन केरला एजुकेशन बिल केस ऑफ 1957, ठीक है। क्यों किया गया था? टू अवॉइड कंफ्लिक्ट। अब ये होता क्या है आप ये समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी आमने सामने खड़े हो जाएं, राइट, तो आपको कोर्ट को इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए कि ये दोनों के बीच में क्या कोई कंस्ट्रक्टिव कोई निकल सकता है इसका, राइट। कोई कंस्ट्रक्टिव हम मीनिंग निकाल सकते हैं इसका, जो इंटरप्रिटेशन है वो कंस्ट्रक्टिव निकालें, ना कि इस तरीके का निकालें कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, राइट। क्योंकि इसके पहले क्या बोला गया था? दोराईराजन केस में बोला गया था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है उसमें फंडामेंटल राइट को प्रिवेल किया जाएगा। अब इस केस में केरला एजुकेशन बिल केस में बोला है कि भाई आपको फॉलो करना है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन।
कोशिश करिए कि इस तरीके से आप इंटरप्रेट करें कि दोनों के बीच में हार्मनी रहे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गोलकनाथ केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1967 का केस है। फंडामेंटल राइट्स कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट इवन फॉर इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी। ठीक है, ये ठीक उल्टा कर दिया। शंकरी प्रसाद केस जो 1951 का था उसका ठीक उल्टा जजमेंट दिया है यहाँ पे, और अपहेल्ड किया इस बात को कि फंडामेंटल राइट्स कुड नॉट बी अमेंडेड। राइट, केशव नंदा भारती केस जिसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स गोलकनाथ वर्डिक्ट, क्योंकि यहां बोल दिया था कि कुड नॉट बी अमेंडेड। फिर ओवर रूल करके क्या बोला, डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट ऑल्टर इट बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बिगाड़ेंगे, बाकी आप जो चेंजेस करना चाहे कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर शैल नॉट बी क्या डिस्टर्ब। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम ऑलरेडी पहले भी 2025 और 24 में क्वेश्चन आया था, 2025-24 में क्वेश्चन आया था किससे रिलेटेड, बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ नोटिस करिए एक चीज को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल 61 से भी अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 61 में क्या है, इंपीचमेंट है। इंपीचमेंट का ग्राउंड पूछ लिया था 2025 में, वो हमने डिस्कस किया है एक प्रीवियस वीडियो में। तो सिमिलर आसपास के टॉपिक्स और एरिया से ही वो पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से पूछ रहा है। सातवां हम केस देखते हैं, मिनर्वा मिल केस 1980 का। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डीपीएसपी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से समझना आप, जो हार्मनी और बैलेंस रहेगा एफआर और डीपीएसपी के बीच में, वो क्या है, एक एसेंशियल फीचर है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि स्टेटमेंट में देके कि हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन आंसर विल बी यस, ट्रू, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है कि हार्मनी और जो बैलेंस है एफआर और डीपीएसपी में, वो एक एसेंशियल पार्ट है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक और केस आया था, वमन राव केस। ठीक है, 1981 में केस रीअफर्म द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब देखिए फिर से आ गया। अभी मान लो कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस टॉक्ड अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, और उसमें ऑप्शन दिया ए बी सी डी। ठीक है, ये मान लीजिए शंकरी प्रसाद दिया है यहाँ पे, ठीक है, गोलकनाथ दिया हो आपको, और यहाँ पे आपको दिया हो वमन राव, और यहाँ पे दिया हो आपको नन ऑफ दी अबव। ठीक है, नन ऑफ दी अबव। अधिकतर बच्चा ये लगा के आ जाएगा क्योंकि उसको वमन राव केस के बारे में पता नहीं होगी, वमन राव केस में भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो चीजें मैंने आपको बता दी जहां पे आप गड़बड़ी कर सकते हो, तो वो दोनों केसेस को याद कर लीजिएगा। मुझे पता है बहुत से बच्चों को अभी ये नहीं याद होगा इतने जल्दी, तो यू हैव टू लिसन टू द वीडियोस मल्टीपल टाइम्स और यू हैव टू टेक योर ओन नोट्स ऑफ दिस। राइट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था एक 2025 में, ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट। क्या पूछा गया था, ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट पूछा गया था। राइट, ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये पूछा गया था। मगर अब क्वेश्चन को घुमा दिया। अब क्या पूछा, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल स्पीक्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ग्राउंड ना पूछ के उसके इम्पीचमेंट के बारे में किस आर्टिकल में बोला गया है, ये पूछा गया है। आंसर इज आर्टिकल 61। ये सबको पता होता है, बहुत ईजी है ये। राइट, इसकी प्रोसेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस किसी बच्चे को अगर आता हो थोड़ा बहुत तो ब्रीफली बताएं आप, मेंस में भी प्रोसेस पूछी गई है। राइट, कितने लोगों का कौन सी मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है, कौन से हाउस में पहले लाया जाएगा, राज्यसभा में या लोकसभा में या किसी में भी लाया जा सकता है। राइट, कितने दिन का नोटिस देना होता है, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए देखते हैं बाकी के आर्टिकल्स जो यहाँ दिए गए हैं 63, 62 और 60 को। 60 बात करता है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। ओथ कौन कराता है ये भी कमेंट में बताएंगे आप मुझे। तो आर्टिकल 60 इज इंपॉर्टेंट, इट इज डीलिंग विद द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 टॉक्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। Right, article 62 is important. Article 62 deals with the time frame for the election of the new president and filling of the vacancy. क्या टाइम, कितने टाइम फ्रेम में आपको वैकेंसी को फिल करना है, इसके बारे में कहां बताया गया है 62 में। देखिए वैकेंसी दो कारण से हो सकती है, एक तो आपको पहले से पता हो कि भाई इस पर्टिकुलर डेट को वैकेंसी आने वाली है, और एक हो सकता है कि क्या हो, एकदम से कोई वैकेंसी आ जाए। ठीक है, ठीक है, वैकेंसी मस्ट बी, देखो यहां क्या लिखा, आगे पढ़ो इसको। दिस आर्टिकल 62 सेज दैट द इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द करंट टर्म।
इन केस ऑफ अर्ली वैकेंसी, अगर 5 साल के लिए या हम मान लीजिए कि 2027 तक का टर्म था उनका और 2026 में ही मान लीजिए किसी कारण से वैकेंसी आ गई, खाली हो गया, क्यों हो सकता है? या तो डेथ हो गई हो या रिजाइन कर दिया हो या इम्पीच कर दिया हो। ठीक है, एक्सपायरी ऑफ द टर्म तो हमको पता होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि Article 62 says that elections to fill a vacancy must be held before the expiry of the current term. अगर हमको पता है कि 2027 में रिटायरमेंट है या उनकी टर्म खत्म होने वाली है प्रेसिडेंट की, तो हमको पहले ही इलेक्शन करा लेने हैं प्रेसिडेंट के। बट अगर क्या होता है कई बार, मान लीजिए आपको पता नहीं है, ठीक है, अर्ली वैकेंसी हो गई, ठीक है, डेथ हो गई एकदम से, सडन सडन वैकेंसी हो गई, तो क्या करना है आपको? विद इन 6 मंथ्स करा लेना है। अगर हमको पता है एक्सपायरी मतलब टर्म की एक्सपायरी डेट है 2027 को, टर्म एक्सपायर हो रहा है उनका, ठीक है, पीरियड खत्म हो रहा है उनका, आपको पता है आप पहले इलेक्शन करा लो। बट कल को ऐसा हो गया कि 2026 के मिड में ही मान लो किसी की डेथ हो गई, राइट, सडनली डेथ हो गई या किसी ने सडनली रिजाइन कर दिया, तो विद इन 6 मंथ यू हैव टू क्या करना है? आपको नया प्रेसिडेंट चूज करना पड़ेगा। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, यस और नो? यस और नो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। राइट, आर्टिकल 63 है लास्ट, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये कहा लिखा आर्टिकल 63 में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और आर्टिकल्स। राइट, आपको ये सारे केसेस के बारे में अगर और जानकारी चाहिए हो या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर के बारे में और पता करना हो आपको, तो मेरे ऑलरेडी वीडियोस डले हुए हैं चैनल पे जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो उनको एक बार आप जाके देख लीजिए। राइट, और अगर आपको हमारा ये जो इनिशिएटिव है अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।